हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बात कर रहे थे अपन अपने टॉपिक की सेंटर ऑफ मास की, है ना। सेकंड यूनिट अपन ने स्टार्ट कर ली थी। उसके अंदर अपन ने कुछ पढ़ा था। क्या टॉपिक स्टार्ट कर रखा था अपन ने? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उसकी सेंटर ऑफ मास यानी कि पोजीशन वेक्टर तो अपन ने, यानी कहने का मतलब क्या है कि RCM की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी। उसके आगे आज अपन बात करते हैं। देखो वो किसके लिए निकाला था अपन ने, जो ये वाली वैल्यू निकाली थी अपन ने लास्ट क्लास में। RCM वेक्टर इक्वल M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। ये वाली वैल्यू अपन ने पीछे वाली क्लास में बात की थी। हाँ जी, इसके आगे अब अपन बात कर रहे हैं ना। ये जो वैल्यू निकाली थी ये किसकी निकाली थी अपन ने? द्विकण तंत्र का स्थिति सदिश निकाला था। कौन से तंत्र का? टू पार्टिकल जो होते हैं उसके लिए अपन ने ये पोजीशन वेक्टर निकाला था, जो क्या था? ये वाला था। क्लियर है? अब इसके आगे अपन बात करते हैं कि माना M1 व M2 द्रव्यमान केंद्र से दूरी R1 व R2 है। यहाँ द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर होना चाहिए। पहले कंडीशन सुनो अच्छे से, उसके बाद अपन बात करते हैं। कंडीशन क्या है कि अपन मान लेते हैं कि M1 और M2 द्रव्यमान, ठीक है, दो अपन ने मास लिए। कौन कौन से? M1 व M2। और उनकी केंद्र से दूरी अपन ने क्या ले ली? R1 व R2। क्लियर है? पर द्रव्यमान केंद्र जो है वो कहाँ पर होना चाहिए? इसके अंदर मूल बिंदु पर होना चाहिए। जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ पर होना चाहिए? मूल बिंदु पर होना चाहिए। तो देखो ये अपन ले लेते हैं इसे, मान लो इसका ये मूल बिंदु है। ओके, कंडीशन अगले ने दे रखी है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे होना चाहिए? ओरिजिन पॉइंट पे होना चाहिए। तो ये अपना क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। इसके ऊपर अपन कर देते हैं, मान लो ये क्या है? अपना सेंटर ऑफ मास है। और इसकी क्या लिए अपन ने? मास दो लिए। कौन कौन सा? एक तो M1 और एक M2। सेकेंड कंडीशन, इसी कंडीशन के अंदर अपन ने सेकेंड बात की थी कि सेंटर से दूरी क्या हो जाएगी? R1 और एक क्या हो जाएगी? डिस्टेंस R2। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो यह द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर है। ये जो सेंटर ऑफ मास है ये यहाँ पर कहाँ पर है? ओरिजिन पॉइंट पर है। तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? इसका स्थिति सदिश अपन ने निकाला ना पीछे, ये है इसका स्थिति सदिश। क्या होता है? RCM वेक्टर जो है वो क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है। किसका? सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो कंडीशन सुनना अच्छे से। यहाँ द्रव्यमान केंद्र, यहाँ सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पॉइंट पर है और ओरिजिन पॉइंट पर ही सेंटर ऑफ मास है। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास का अपन ने पीछे पोजीशन वेक्टर क्या निकाला था? RCM निकाला था। तो RCM क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। क्या हो जाएगा? 0। क्यों? अगर CM ही, अगर सेंटर ऑफ मास ही मूल बिंदु पर है, अगर सेंटर ऑफ मास ही मूल बिंदु पर है, हाँ जी, अगर सेंटर ऑफ मास ही मूल बिंदु पर है तो RCM यहाँ पे क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट पर है और ओरिजिन पॉइंट पर आपको पता है कि वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और इसके ओरिजिन पॉइंट पर कौन है? सेंटर ऑफ मास। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो अपने पास क्या बच जाएगा यहाँ पे? अब आप लोग जानते हो ये, वी नो दैट।
वी नो दैट, ये जानते हो। कंडीशन भी आप लोग पीछे पढ़ चुके हो कि RCM वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे 0, 0 इक्वल कितना हो जाएगा M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 0 में हो जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा यहाँ पे M1 R1 वेक्टर इक्वल माइनस M2 R2 वेक्टर, यही बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकाल लो M1 अपॉन M2, क्या आ जाएगा माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब इसका क्या कर लेंगे हमें, मोड लेने पर, मोड लेने पर, मोड लेंगे तो बेसिक सी बात है कि जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा यहाँ पे M1 अपॉन M2 इक्वल R2 अपॉन R1। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके RU के अंदर एग्जाम में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है, अपन जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो लास्ट में रिजल्ट निकाला है अपन ने M1 अपॉन M2 इक्वल R2 अपॉन R1, ये आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। पर देखना क्वेश्चन किस हिसाब से आता है आपके और कहाँ से आता है। क्वेश्चन आएगा कि M1 व M2 द्रव्यमान एक सीधी रेखा के छोर पर उपस्थित हो। बोल क्या रहा है ये कि मास, अच्छा ये बोल रहा है क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, आपके ध्यान से सुनना, कि मास M1 व M2 द्रव्यमान केंद्र के या फिर द्रव्यमान एक सीधी रेखा के छोर पर, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग इसका पॉइंट और यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट, सीधी रेखा के छोर पर उपस्थित हो तो इनकी द्रव्यमान केंद्र से दूरी, इनकी द्रव्यमान केंद्र से दूरी R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। तो सिद्ध करो कि द्रव्यमानों का अनुपात दूरी के अनुपात के व्युत्क्रम में होता है। ठीक है, व्युत्क्रम के तुल्य है। ओके, और ये अपन ने क्या निकाला, द्रव्यमान और इनकी दूरी दोनों का व्युत्क्रम निकाल लिया, दोनों का अनुपात निकाल लिया, उसके व्युत्क्रम के तुल्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद कर लेना कि ये क्वेश्चन आप लोगों के यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ है। ओके जी भाई, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना एक अलग टॉपिक। देखो, अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा कि बहुकणीय तंत्र का स्थिति सदिश निकालो। अपन अभी किसकी बात कर रहे हैं, ओनली पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, किस किस का, पहले तो अपन ने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाला, जो अभी मैंने लिखा था RCM वेक्टर इक्वल। उसके बाद अपन ने क्या किया था, अब अपन बात कर रहे हैं बहुकणीय तंत्र, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम का। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम, बहुकणीय तंत्रों का स्थिति सदिश। अब देखो, माना किसी निकाय में कणों की संख्या n है। ठीक है, माना किसी निकाय में कणों की संख्या क्या है, n है। आप एक चीज़ मान के चलना कि सेंटर ऑफ मास जब भी अपन पढ़ते हैं उसके अंदर तीन ही चीज़ों की बात होती है, तीन या चार चीज़ों की। एक तो मास की बात होती है, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात होती है, और एक पोजीशन वेक्टर यानी कि डिस्टेंस जो लेते हैं अपन R1 और R2। ओके, इन सब की बात होती है। तो कहीं से भी कुछ भी निकाल लेना आप, पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जो भी आपको निकालनी, उसके अंदर आप क्या क्या लोगे, मास, डिस्टेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि n, इन सब की ही बातें होती रहेंगी। देखो, नेक्स्ट टॉपिक अपना है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम। माना किसी निकाय में कणों की संख्या क्या है, अपने पास n है, इनका m1, इनका मास m1, m2, m3 डेडेस mn है। इनका ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा। देखो, टॉपिक है अपने पास बहुकणीय तंत्रों का स्थिति सदिश निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, मैनी पार्टिकल्स के लिए, पार्टिकल सिस्टम के लिए अपन क्या निकाल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। अब मानो कि मैनी पार्टिकल्स की संख्या कितनी है, यहाँ पे
बहुकणीय तंत्रों, कणों की संख्या देखो, n है, ठीक है। और मास कितना ले लेंगे अपन यहाँ पे, इन्हीं कणों का मास, किनका, इन्हीं कणों का मास m1 m2 m3 डैश mn है। अब अगर मास अपन ने लिया है तो जाहिर सी बात है, बेसिक सी बात है कि यहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, जो क्या हो जाएगी, देखो इनका मतलब मास का ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर डैश डैश rn वेक्टर है। ध्यान से सुनना, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। अपन यहाँ पे टॉपिक अपना क्या है, मैंने पार्टिकल सिस्टम के लिए पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल्स की मतलब कणों की संख्या को अपन ने यहाँ पे बोल दिया n, और मास अपन ने ले लिया यहाँ पे m1 m2 m3 डैश डैश mn। अब अगर अपन ने यहाँ पे मास ले लिया तो इन मास की सेंटर ऑफ या फिर इन मास की ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस भी तो होती है, जो मैंने पीछे डायग्राम बना के बताया था आप लोगों को, वो सर्किल वाला। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या लिख देंगे अपन, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर और r3 वेक्टर डैश डैश rn, ठीक है। अब देखो इस निकाय के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, r वेक्टर cm, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे rcm वेक्टर। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या थी अपने पास, वहाँ पे देखो पीछे देख लेना, इक्वेशन 2 ऐसे कुछ था, i इक्वल टू 1 to n mi और rcm वेक्टर, ठीक है। इसके इक्वल में क्या था, i इक्वल टू 1 to n mi ri वेक्टर। ये अपनी इक्वेशन 2 थी, पीछे जाके देख लेना, ठीक है। आरसीएम अपन ने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट के सापेक्ष सेंटर ऑफ मास क्या होता है आप लोगों को पता है, यहाँ पे आरसीएम होता है। क्लियर है। तो देखो अब अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे इस आरसीएम को यहाँ से बाहर ले लो, ठीक है। ये लो जी, i इक्वल टू 1 to n mi, ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1 to n mi ri वेक्टर। अब ये जो mi है इसको इसकी डिवाइडेशन में ले आओ, इसको इसके डिवाइड में ले आओ, तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा, देखो rcm इक्वल i इक्वल टू 1 to n mi ri वेक्टर अपॉन i इक्वल टू 1 to n mi हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे इस सिग्मा को ओपन कर देते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे सिग्मा लगा हुआ है, इस सिग्मा को ओपन कर देते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। इस सिग्मा को अपन ओपन कर देते हैं तो किस रूप में आएगा, देखो अपने पास आरसीएम इक्वल m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डैश डैश mn rn वेक्टर। नीचे वाले को भी ओपन कर दो, m1 है तो क्या कर दोगे इसको, m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश डैश mn। क्लियर है यहाँ तक भाई। इसको इक्वेशन बोल दो आप 3, ठीक है। पीछे वाली 2 के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं अपन 3। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस नीचे वाले पोर्शन को, चूंकि m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल mn, कैपिटल m से शो कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे यहाँ पे, ये क्या हो गया, इस कैपिटल m को क्या बोलेंगे यहाँ पे, टोटल मास, ठीक है। इन सब का क्या हो जाएगा, ये टोटल मास हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे क्या बोलोगे, टोटल मास। ओके जी। अब देखो आगे,
तो RCM इक्वल क्या बच गया अपने पास, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डैश डैश MN RN वेक्टर। क्लियर है भाई यहाँ पर? ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यदि सभी पार्टिकल का मास सेम m हो, क्या हो, ये जो अपन ने सभी पार्टिकल लिए यहाँ पे, इन सब का मास क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी कि m हो जाए, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो कौन सी कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे अपन, यदि इफ ऑल पार्टिकल्स मास इज सेम या फिर इक्वल हो, तो क्या हो जाएगा अपने पास, मास सेम m, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे अपन, m1 इक्वल m2, बोल क्या रहा है, ऑल पार्टिकल्स मास, यानी कि सभी पार्टिकलों के मास, चाहे आप m1 ले लो, चाहे आप m2 ले लो, चाहे आप m3 ले लो, वो सभी किसके इक्वल होने चाहिए, m के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ m1 इक्वल m2 इक्वल डैश डैश इक्वल mn, ये सब किसके इक्वल में हो जाएंगे, इससे m के इक्वल में हो जाएंगे। क्लियर है? तो क्या अपन इनको ऐसे लिख दें, I इक्वल टू 1 to n m I, ठीक है। किसको लिख रहे हैं भाई, इस वाले को लिख रहे हैं, ठीक है। काउंटिंग के रूप में ना लिखो इसको, आई वे कण के रूप में लिख दो। आई वे का मतलब जानते हो आप, 1 2 3 4 6 5 जो भी है। तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे m1 प्लस m2 डैश डैश m n, इसके इक्वल में यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तो अपने पास क्या बच जाएगा, देखो m1 के इक्वल में क्या है, m है, लिख दो। इस m2 के इक्वल में क्या है, m है, लिख दो। इस mn के इक्वल में क्या है, m है। तो क्या बच जाएगा अपने पास यहाँ पे, हाँ जी, ठीक है। अब एक चीज और सुनो यहाँ पे, क्या अपन इसको n m लिख सकते हैं, n m लिख सकते हैं। n क्या होता है यहाँ पे, i और n दोनों की सेम सेम वैल्यू होती है, जैसे कि i को भी आप 1 2 3 4 के रूप में मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने n क्यों लिखा, मास तो मास होता है, मास यानी कि द्रव्यमान होता है मास, तो अब ये n क्यों लिखा, 1 2 यानी कि 1 2, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया, n m, ठीक है। क्या अपन n m इक्वल कैपिटल M लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग देखो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन बोल दो 4, ओके। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। अब आप लोगों के पास किस किस की वैल्यू है, देखो ये वाला है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, फिर देखते हैं अपने पास क्या आता है। देखो जी, RCM वेक्टर इक्वल m1, यहाँ से m कॉमन ले लो भाई, m कॉमन ले लेंगे तो अपने पास अंदर क्या बच जाएगा, R1 प्लस वेक्टर R2, यही बचेगा, ठीक है। या फिर इसको आगे चलने दो, डॉट डॉट RN वेक्टर अपॉन में क्या है, इसके इक्वल में क्या लिखा था, m, और इसके इक्वल में भी क्या है, m है। एक तरीके से अगर आप लोग देखो तो इसको इतना ना सोल्व करके आप लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, इसको m के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। इतना मत सोल्व करो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, अगर सोल्व नहीं करना चाहते हो या फिर सोल्व करना चाहते हो तो भी सही है, नहीं करना चाहते हो तो भी सही है। तो यहाँ पे अपन ने इस लाइन में ही इसको m लिख दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो इस m से इस ये m चला गया, तो अपने पास क्या बचा यहाँ पे, r वेक्टर CM इक्वल R1 वेक्टर
प्लस r2 वेक्टर डैश डैश प्लस rn वेक्टर। ये अपना क्या कहलाएगा, द्विकण। अच्छा ये क्या कहलाएगा अपना, हाँ अरे 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 यहाँ पे n भी था, देखो ये n भी था है ना, तो n भी लिखो भाई यहाँ पे अपॉन n। ओके हाँ नहीं लिख सकते हो भाई, यहाँ पे नहीं लिख सकते हो क्योंकि ओनली यहाँ पे क्या आया अपने पास m आया, अपने को n भी लेके आना, तो इस वाले फॉर्मूले से ही आप n लेके आ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। ये अपना क्या आया, बहुकणीय तंत्रों के लिए स्थिति सदिश। क्लियर है यहाँ तक। एक बार अपन इसको रिपीट कर देंगे, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात कर रहे हैं अपन बहुकणीय तंत्रों के लिए स्थिति सदिश निकाल रहे हैं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं। तो देखो कणों की संख्या अपन ने यहाँ पे क्या ली, n ली। ओके मास अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया, m1 m2 डैश डैश mn ले लिया, ठीक है। अब अपन ने अगर यहाँ पे मास लिया है तो इसकी डिस्टेंस भी लेंगे। मास की डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास के अंदर कहाँ से लेते हैं, मास की डिस्टेंस, मास का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास के ओरिजिन पॉइंट से या फिर सेंटर ऑफ मास से अपन इस मास की डिस्टेंस लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, r1 वेक्टर r2 वेक्टर डैश डैश rn वेक्टर, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 पीछे जाके देख लेना, इक्वेशन 2 अपनी ये है, ठीक है। यहाँ से RCM को अपन बाहर ले आए। ओके अब ये वाला क्या किया, इसको इसके नीचे डिवाइड करके लिख दिया। अब अपन जानते हैं कि RCM इक्वल क्या होता है, ये जो सिग्मा है इसको आप ओपन कर दो। ओपन करने का मतलब या फिर सिग्मा का मतलब होता है क्या है, योग करना होता है। तो इस सिग्मा को अगर आप ओपन करोगे तो क्या इसको इस रूप में लिख सकते हो, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डैश डैश m1 mn r वेक्टर n, इस रूप में लिख सकते हो। और इस i का मतलब होता है i वे कण, i वे कण का मतलब 1 2 3 4 जितने भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे m1 m2 m3 डैश डैश mn। तो क्या अपन इस नीचे वाले पार्टिकल पूरी इक्वेशंस को अपन इक्वल m के मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, टोटल मास। अब RCM इक्वल क्या बच गया, ये वाला बचा। ये मैंने अभी नीचे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या लेके आना है, n भी लेके आना है। तो वह n अपन कहाँ से लेंगे, देखो यदि पार्टिकल मास, यदि इसके अंदर पूरे पार्टिकल किसके इक्वल में हो जाए, मास m के इक्वल में हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास मास क्या क्या था, m1 था, इसको भी आप इक्वल m कर दो। m2 था, इसको भी आप इक्वल m कर दो। और mn था, उसको भी आप इक्वल क्या कर दो, m कर दो। तो अपने पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, mn बन जाएगा। ये n अपन ने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि m ओनली क्या है, m ओनली जो m है ये पूरा है m, ये तो अपना क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। और इसके नीचे जो 1 और 2 और 3 ये लगे हुए हैं ना, इसको अपन ने क्या बोला है, n बोला है। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, n m लिखा है, जिसको अपन ने इस रूप में लिख दिया। और ये इक्वेशन 3 और 4 से अपन nm लिख देंगे, m से m चला जाएगा, ऊपर वाले से m कॉमन ले लो तो अपने पास क्या बच जाएगी, ये वाली इक्वेशन बचेगी। ये अपन ने क्या निकाला है, बहुकणीय तंत्रों के लिए पोजीशन वेक्टर। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास। अपन घटक निकालते हैं किसके, द्रव्यमान केंद्र के, और किसके सापेक्ष, स्थिति सदिश के सापेक्ष। क्या करते हैं अपन, घटक निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के स्थिति सदिश के सापेक्ष। तो आ जाओ जी, कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके लिए भी अपन वही बात करेंगे जो अपन अभी तक पीछे से करते आ रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसी निकाय में m पार्टिकल उपस्थित है, माना किसी निकाय में m पार्टिकल उपस्थित है जिसका मास क्या है, जिसका मास क्या है भाई यहाँ पे
m1 m2 m3 डैश डैश mn है। इसका ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वही पीछे वाली थ्योरी सबकी सेम ही है। तो पोजीशन वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर r2 वेक्टर डैश डैश rn वेक्टर। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर अपन कैसे लिखेंगे, बात करते हैं। देखो पीछे अपन लिखते आए हैं इसका RCM इक्वल I इक्वल टू 1 to n mi ri वेक्टर अपॉन I इक्वल टू 1 to n mi, इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, किसका टॉपिक क्या है अपना, कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश के घटक। तो देखो जी, सिग्मा ओपन कर दो, वो ही सेम टू सेम प्रोसेस है। सिग्मा ओपन कर दो, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डैश डैश mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश प्लस mn। ओके, अब वही अपन इसको टोटल मास के इक्वल में कर देते हैं। कैसे, चूंकि प्लस m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश प्लस mn इक्वल क्या कर दो m जानते हो आप क्या होता है, टोटल मास होता है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो RCM इक्वल m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस mn rn वेक्टर अपॉन m। आ गया, ठीक है जी। इसको इक्वेशन बोल देते हैं अपन 1, इसको इक्वेशन बोल देते हैं 1। अब देखो, यदि कणों के स्थिति सदिश के घटकों के रूप में लिखने पर, ये जो अपने पास जो भी पार्टिकल है इसको अपन पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट के रूप में लिख लेते। कंपोनेंट आप जानते हो कैसे निकालते हैं अपन, r का कंपोनेंट क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप होते हैं। अब मैडम यहाँ पे तो r तो है ही नहीं, अरे तो भाई r नहीं है तो 1 तो है ना, यहाँ पे लगा दो 1, ये लो। ऐसे ही r2 के लिए निकाल लो या फिर लिख दो, जानते हो आप, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ओके, ऐसे ही अपन किसके लिए लिखते हैं, इसको इक्वेशन बोल दो 2, इसको इक्वेशन बोल दो 3। अब क्या है ये, इस सेम टू सेम rn के लिए लिख दो, x n i कैप प्लस y n j कैप प्लस z n k कैप, इसको इक्वेशन बोल दो 4। जैसे अपन ने r वेक्टर r1 r2 और rn के कंपोनेंट लिखे हैं, वैसे ही अपन किसके लिख देंगे, इस RCM वेक्टर के। देखो इसके कैसे लिखेंगे अपन, r वेक्टर CM इक्वल हो, अब इसको कैसे लिखेंगे, आ जाओ, x CM i कैप प्लस y CM j कैप प्लस z CM k कैप। लिख सकते हैं इसको ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो सेंटर ऑफ मास जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स भी कितने होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। कौन कौन से, x y z। इसलिए अपन इस RCM वेक्टर को भी इस कंपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन बोल दो 5। ओके, अब ये जो वैल्यू निकाली अपन ने 2, 3, 4 एंड 5 इक्वेशन, इसको अपन कहाँ पुट कर दे, इक्वेशन 1 के अंदर। तब देखते हैं अपने पास क्या आएगी। देखो वैल्यू, x CM i कैप प्लस y CM j कैप प्लस z CM k कैप इक्वल, इसको जरा सा नीचे लिख लेते हैं, ये छोड़ो यार, ठीक है। m1 को यूं का यूं रख लो, ये लो जी, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ओके, ऐसे ही m2 की लिख दो, m2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ऐसे ही किसकी लिख दो, m n का x
एन आई कैप वाई एन जे कैप प्लस जेड एन ए के कैप। अपॉन में क्या है भाई, एम है तो एम का एम रख दो। ये लो जी, क्लियर है यहाँ तक सबको। अब क्या कर देंगे यहाँ पे अपन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, कंपैरिजन कर देंगे किस किस का, आई कैप जे कैप और के कैप। दोनों साइड तुलना करने पर किस किस की, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, अक्ष सी एम, वाई सी एम और जेड सी एम की। ठीक है, आ जाओ तुलना करें, तब अपने पास क्या आएगा, देखो अक्ष सी एम इक्वल आई कैप और आई कैप, आई कैप और आई कैप। यहाँ पे अपन किसकी तुलना कर रहे हैं, किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, आई कैप का कर रहे हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो 1/m भी तो है, तो 1/m को तो ले लो बाहर, एक बार ले लिया। अरे भाई ये जो m है ये इन दोनों इक्वेशंस के नीचे ही तो है, अपॉन में ही तो है, तो इसको बाहर निकाल लो कैसे, 1/m के रूप में। अब अपने पास यहाँ पे ओनली किसकी बात कर रहे हैं अपन, आई कैप के घटकों के कंपोनेंट्स की कंपैरिजन कर रहे हैं। आई कैप के घटक देखो यहाँ पे किस किस के पास है, एक तो इसके पास, इसकी तो अपने को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इक्वल में रख दिया। ये जो अपॉन में m है इसको एक बार बाहर निकाल लो। अब यहाँ पे अक्ष के पास क्या है, अक्ष 1 आई कैप। ठीक है, किसके पास है, यहाँ पे m1 के पास है, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दें, m1 अक्ष 1। ठीक है, जे कैप की भी नहीं कर रहे हैं और के कैप की भी नहीं कर रहे हैं। अब आ जाओ आगे, प्लस यहाँ पे भी आई कैप की कर रहे हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, m2 अक्ष 2 डैश डैश प्लस mn अक्ष n। लिख सकते हैं भाई इसको, इसे बिल्कुल लिख सकते हैं मैडम। तो अब क्या हो जाएगा, अक्ष सी एम इक्वल 1/m। इसको ऐसे लिख दें सिग्मा के रूप में, I इक्वल टू 1 to n, m आई और अक्ष i। अक्ष सी एम की वैल्यू निकाल ली, इसी तरीके से जैसे अपन ने अक्ष सी एम की निकाली है वैसे ही किसकी निकाल लेंगे, वाई सी एम और जेड सी एम की निकाल लेंगे, पर अपन वो पूरी नहीं निकालेंगे, शॉर्ट तरीके से निकालेंगे। देखो वाई सी एम, इसमें भी 1/, बाहर आएगा, I इक्वल टू 1 to n, m आई। अब यहाँ पे क्या आएगा, अक्ष आई नहीं आएगा, क्या आएगा, तुलना किसकी कर रहे हैं, कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, वाई वाले का कर रहे हैं, यानी कि जे कैप का कर रहे हैं, तो जे कैप के साथ कौन आता है, वाई आता है, तो क्या हो जाएगा, वाई आई। इसको 7 दे दो। इसी तरीके से जेड सी एम का लिख दो, 1/m, आई इक्वल टू 1 to n, m आई जेड आई। इसको इक्वेशन बोल देते हैं 8। ठीक है, अब देखो ये भी अभी तक अपन ने क्या किया है, ये अक्ष सी एम, वाई सी एम और जेड सी एम की वैल्यू निकाली है। ओके,